Welcome to the video lecture series presented by Puja Coaching Institute. I am Deep Makadiya, your video instructor, and this is the video lecture series in linear algebra. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमें कोई भी सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन दिया हो तो उसके सॉल्यूशन की तीन ही पॉसिबिलिटी होती है। आइदर उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, आइदर उसका इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है और उसका नो सॉल्यूशन होता है। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि अंडर विच कंडीशन उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, अंडर विच कंडीशन उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलते हैं, एंड अंडर विच कंडीशन उसका नो सॉल्यूशन मिलता है। तो उसके लिए यहाँ पे देखो एक रिजल्ट दिया हुआ है। तो रिजल्ट क्या है? कंसिडर द सिस्टम x इक्वल टू बी। यहाँ पे एक सिस्टम दिया हुआ है x इक्वल टू बी विथ कोफिशिएंट मैट्रिक्स a m क्रॉस n। ये वाला जो मैट्रिक्स है वो m क्रॉस n का है, इसलिए वाली जो सिस्टम है ax इक्वल टू बी उसमें m इक्वेशन हो गए और n उसके नंबर ऑफ वेरिएबल हो गए। एंड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स a ऑब्लिक b वो एक्चुअली कितने क्रॉस कितने का होगा? m क्रॉस n प्लस 1 का होगा। तो पहले तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है वो समझते हैं। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल a इक्वल टू, यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ 1 2 3 सॉरी 1 1 2 2 3 4 एंड 1 6 7 ऐसा कुछ भी दिया हुआ है। एंड b इक्वल टू सपोज कि हमें दिया हुआ -1 0 एंड 1 ऐसा कुछ भी दिया हुआ है। देन a ऑगमेंटेड b मैट्रिक्स कौन सा होगा? a ऑगमेंटेड b उसके नोटेशन है, उसको हम ऐसे लिखेंगे। पहले हमें पूरा का पूरा एक को यहाँ पे लिख देना है। तो पूरा का पूरा एक को लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 1 1 2 2 3 4 एंड 1 6 7। उसके बाद उसके पास में हम एक ये वाली जो कॉलम है वो कॉलम हमें यहाँ पे ऐड करनी है। वो कॉलम क्या है? -1 0 1। तो ये जो मैट्रिक्स बनता है उसको हम बोलते हैं a ऑगमेंटेड b। मींस कि हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ज्वाइन कर देना है। ओके, ये वाला जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 3 का है, ये वाला जो मैट्रिक्स है वो 3 क्रॉस 1 का है। ओके, तो ये वाला जो मैट्रिक्स होगा वो कितने क्रॉस कितने का होगा? 3 क्रॉस 4 का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 रो है और 4 कॉलम है। यहाँ पे जो ए में जो कॉलम है उसमें हम ये वाली कॉलम ऐड कर रहे हैं, इसलिए एक कॉलम बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा वो कितने क्रॉस कितने का होगा? m क्रॉस n प्लस 1 का होगा। ओके ओके, देन द सिस्टम x इक्वल टू b हैज unique solution if and only if rank of a equal to rank of a augmented b which is equal to n, कि जहाँ पे n हमारा क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन if and only if rank of a equal to rank of a oblique b which is less than which is strictly less than n। मींस कि उसके नंबर ऑफ वेरिएबल से अगर वो स्ट्रिक्टली छोटा है तो उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो गए एंड उसके नो सॉल्यूशन होगा if and only if rank of a equal to सॉरी यहाँ पे एक्चुअली रैंक ऑफ ए लेस देन रैंक ऑफ ए भी आएगा। ओके, तो ये वाला रिजल्ट हमें याद रखना है। ये वाला रिजल्ट बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है और इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। ओके, अब अगर हमें ऐसा बोले कोई भी एमसीक्यू में अगर ऐसा बोला है कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ एंड ओनली, तो हमारा क्या आएगा? क्योंकि देखो सिस्टम कंसिस्टेंट कब होते हैं? कि जब उसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिट होता है, मींस कि उसका इधर यूनिक सॉल्यूशन होता है और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होता है तब। ओके, तो जब यूनिक सॉल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा तब उसका रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी, इसका जो रैंक है वो दोनों का कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो उस केस में वो कंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट में यूनिक कब होगा? कि जब उसका वो जो रैंक मिल रहा है वो एग्जैक्टली इक्वल टू एन है तब। और उसका रैंक मतलब उस जो भी है वो इनफाइनाइट कब होगा? कि जब उसका रैंक जो भी है वो एन से स्ट्रिक्टली छोटा है, तब वो सॉल्यूशन जो मिलेगा वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, और नो सॉल्यूशन कब मिलेगा? कि जब इन दोनों का रैंक इक्वल नहीं है। इन दोनों का रैंक इक्वल नहीं होगा तो इसका रैंक जो भी है वो इसके रैंक से स्ट्रिक्टली छोटा ही होगा। अब देखो उसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ? कंसिडर द सिस्टम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, x प्लस 4y माइनस जेड इक्वल टू k, 2x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू k स्क्वायर। उसको ऐसे डिनोट किया है और यहाँ पे पूछा है कि k की कौन सी वैल्यू के लिए इस सिस्टम का नो सॉल्यूशन मिलेगा, इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा एंड कौन सी वैल्यू के लिए उस सिस्टम के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, वो हमें फाइंड करना है। देखो यहाँ पे x, y और z ये तीनों इंटीजर है और k वो अननोन टर्म है, वो अननोन कांस्टेंट की जगह पे k यहाँ पे लाई कर रहा है। ओके, तो हमें उस k की वैल्यू फाइंड करनी है और k की वैल्यू उस तरीके से फाइंड करनी है सो दैट उसका नो सॉल्यूशन मिले। k की वैल्यू ऐसी भी फाइंड करनी है कि जहाँ पे उसका यूनिक सॉल्यूशन मिले और ऐसी भी वैल्यू फाइंड करनी है कि जहाँ पे उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिले। ओके, तो चलिए
एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करते हैं। ओके, सबसे पहले तो ये जो सिस्टम दिया हुआ है उस सिस्टम के लिए हमारा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा ए, वो क्या होगा, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे ए इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा 1 1 1 1 4 -1 एंड 2 1 4, ये वाला हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा। और हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ए ऑगमेंटेड बी, ये जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, ए वाला ऐसे ही आएगा 1 1 1 1 4 -1 1 4 एंड -1, ऐसे ही आएगा 2 1 4 2 1 4, एंड उसके बाद हम बी है वो पूरा का पूरा यहाँ पे उठा के रखेंगे 2 k एंड k स्क्वायर। ये वाला जो मैट्रिक्स है वो होगा 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, और ये वाला मैट्रिक्स होगा 3 क्रॉस 4 का। अभी देखो इसके लिए हमें अपना जो अगला वाला थ्योरम था उसके लिए हमें एक्चुअली उसकी रैंक फाइंड करनी थी। ओके, तो हम मैट्रिक्स ए की रैंक फाइंड करेंगे। तो कोई भी मैट्रिक्स की रैंक हम कैसे फाइंड करते हैं, ये वाला मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है, तो इसके सबसे पहले 3 क्रॉस 3 के जितने भी माइनर है, यहाँ पे एक ही मिलता है वो मैट्रिक्स खुद है, उसका डिटरमिनेंट हम निकालेंगे। तो हम पहले डिटरमिनेंट ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं, कोई भी रो या कोई भी कॉलम के थ्रू हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। सपोज कि हम फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंशन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो 1 दिया हुआ है उसके मल्टीप्लिकेशन में उसका जो माइनर का डिटरमिनेंट आता है वो आएगा, बाद में माइनस मतलब ये वाला जो आएगा, उसके बाद उसके जो रो और कॉलम जो एलिमेंट हो रहे हैं उसके सिवाय जो बचता है वाला जो माइनर होता है वो माइनर आएगा, उसका डिटरमिनेंट आएगा। एंड उसके बाद लास्ट वाला इसके जो भी कोएफिशिएंट दिया हुआ है उसके मल्टीप्लिकेशन में उसके माइनर आएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, 1 इंटू इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो 16 होगा, माइनस -1 में इसके 17 हो जाएगा। बाद में माइनस आता -1 इंटू ये क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4 -2। ओके, तो 4 -2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ओके, प्लस 1 इंटू अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 8, तो क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 17 -6 -7 इक्वल टू इन दोनों का इसका सम जो भी होता है क्या आता है 4। ओके, तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 4 आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, तो इसका रैंक कितना होगा, ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए इसका रैंक होगा, रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, और रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी तो एक्चुअली क्या कितने क्रॉस कितने का है, 3 क्रॉस 2 का है। ओके, और 3 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, इसलिए इसके रैंक फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके 3 क्रॉस 3 वाला पहले तो जितने माइनर होंगे उसके डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। यहाँ पे उसके 3 क्रॉस 3 के 3 माइनर मिलेंगे, उसमें से एक माइनर ए वाला मैट्रिक्स है जहाँ पे हम ए वाली रो को एलिमिनेट करते हैं, दूसरा वाला हम इसके ए वाला मैट्रिक्स होगा, तीसरा वाला ए रो को एलिमिनेट करेंगे, चौथा वाला ए रो को इसके एलिमिनेट करेंगे। ओके, तो इसका वन ऑफ द माइनर क्या आएगा, ए इसका वन ऑफ द माइनर होगा, तो ए का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो इसके 3 क्रॉस 3 माइनर ऐसा मिल रहा है कि जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो इसका रैंक भी क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो यहाँ पे देखो रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी, उसका रैंक के सारा सेम है, एंड वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, कि जो कि हमारा n है, n मींस के नंबर ऑफ वेरिएबल, यहाँ पे 3 वेरिएबल है, इसलिए हमारी जो n की वैल्यू थी अगले वाले थ्योरम में वो एक्चुअली क्या होगी, 3 होगी। ओके, तो इस केस में k की कोई भी वैल्यू अगर मैं लेता हूँ तो उसमें रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी इक्वल टू n ही आ रहा है, तो उस केस में k की कोई भी वैल्यू के लिए इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो k बिलोंग्स टू r के लिए इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और k की कौन सी वैल्यू के लिए इसका नो सॉल्यूशन होगा, तो k की कोई भी वैल्यू के लिए इसका नो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। ओके, और k की कोई भी वैल्यू के लिए इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा ही नहीं, इसलिए ऐसा कोई भी k मिलेगा नहीं कि जहाँ पे उसका नो सॉल्यूशन है, एंड ऐसा कोई भी k नहीं मिलेगा कि जहाँ पे इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ओके, देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कंसीडर द सिस्टम x plus y plus z equal to 2, 2x plus 3y plus 2z equal to 5, 2x plus 3y plus a square plus 1
z इक्वल टू बी। यहाँ पे a और b हमारा अननोन दिए हुए हैं। ओके, तो a और b की ऐसी वैल्यू फाइंड करने का जहां पे उसका नो सॉल्यूशन मिलता हो, जहां पे उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलता हो और जहां पे उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता हो। ओके ओके, तो सबसे पहले इस सिस्टम का कोएफिशिएंट मैट्रिक्स लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इस सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं जो कि कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रैंक फाइंड करेंगे। ओके, तो देखो एक का रैंक फाइंड करना तो हम क्या करेंगे कि अगर उसका 3 क्रॉस 3 का माइनर इसके खुद इसका डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो हुआ तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं। ओके, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, उसको मैं डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखता हूँ 1 1 1, इसका मैं डिटरमिनेंट निकालना है 2 3 2 एंड 2 3 ए स्क्वायर प्लस 1। अब मुझे बताओ अगर मेरे को इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है, या फिर अगर मैं इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूँ और वो जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका डिटरमिनेंट वो दोनों सेम होगा या नहीं होगा, मींस के इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो एग्जैक्टली इक्वल टू होगा 1 1 1 2 3 2, और ए वाली जो रो है उसको मैं इसमें सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा 0 0 ए स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो इन दोनों का डिटरमिनेंट कैसा रहेगा, सेम होगा। ये डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी है। ओके, अब देखो यहाँ पे दो जगह पे 0 है तो मैं इसी रो के करस्पॉन्डिंग इसका एक्सपेंशन करता हूँ। ओके, तो क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू इसका माइनर आएगा तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा 3 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 1। ओके, तो अपना डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा फाइनल, ए स्क्वायर माइनस 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कब 0 होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए जो भी आता हूं मैं यहाँ पे लिखता हूं ए स्क्वायर माइनस 1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो कब होगा, कि जब ए स्क्वायर की वैल्यू 1 से अलग होगी तब। और ए स्क्वायर की वैल्यू 1 कब नहीं होगी, कि जब ए नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस 1 होगा तब। ओके, तो जब ए नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस 1 है तब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो मिल रहा है, उस केस में इसका रैंक कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो जब ए नॉट इक्वल टू 0 है तब रैंक ऑफ ए कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ओके, और उस केस में उसके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 क्रॉस 4 का है और उसका एक का माइनर ऐसा मिल रहा है 3 क्रॉस 3 का जिसका डिटरमिनेंट कैसा नॉन जीरो है, उसका माइनर खुद है। ओके, तो उसका रैंक भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ओके, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 3 है। ओके, एंड वो किसके इक्वल है, नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है, इसलिए उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, तो यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, कि जब एक नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस 1 है तब उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ओके, और a इक्वल टू जब प्लस और माइनस 1 है, सपोज के a इक्वल टू प्लस और माइनस 1 है, तब इसका डिटरमिनेंट कैसा होगा, 0 होगा। बट इसका 2 क्रॉस 2 का ऐसा माइनर मिल रहा है कि इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है। ओके, तो इसका रैंक कितना होगा, इसका रैंक 2 हो जाएगा, रैंक ऑफ ए 2। एंड उस केस में रैंक ऑफ ए ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बी, अगर उसका रैंक अगर ए के रैंक के इक्वल आ गया, ओके, तो मे भी इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन हो सकते हैं। ओके, और अगर नहीं आया तो उसका नो सॉल्यूशन होगा। ओके, तो इसका रैंक हम देखते हैं, इसका रैंक 2 कब आएगा। ओके, अब ए इक्वल टू हमें क्या लिया, ए इक्वल टू प्लस और माइनस 1 लिया, तो ए स्क्वायर प्लस 1 जो होगा वो प्लस और माइनस 1 दोनों केस में क्या हो जाएगा, वो 2 ही हो जाएगा। ओके, तो बी की कौन सी वैल्यू के लिए इसका जो रैंक है वो रैंक 2 मिलता है। ओके, तो जब b इक्वल टू में 5 पुट करूंगा ना तब इसका रैंक क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ओके, तो जब b इक्वल टू 5 होगा तब इसका रैंक 2 है और a के रैंक इक्वल है, तब इस केस में इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर a इक्वल टू प्लस और माइनस 1 है एंड b इक्वल टू 5 है, तब इसका जो रैंक होगा वो रैंक ऑफ a के इक्वल होगा, और वो स्ट्रिक्टली लेस देन n है। ओके, n जहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल n दिए हुए हैं इसके 3 है। ओके, तो उस केस में उसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन मिलेंगे, और उसके अलावा जो भी केस बचा उसमें उसके नो सॉल्यूशन मिलेंगे। इसके a इक्वल टू प्लस और माइनस 1 है एंड b नॉट इक्वल टू 5 है, तो उस केस में उसके नो सॉल्यूशन मिलेंगे। ओके, अब हम लास्ट एग्जांपल देखते हैं जो कि IIT JAM 2014 में आ चुका है। ओके, तो एग्जांपल कुछ इस तरीके से, अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन x माइनस y प्लस 2z इक्वल टू b, x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू b2 एंड 2y माइनस 2z इक्वल टू b3 ऐसा कुछ दिया हुआ है।
एंड वाली सिस्टम इनकंसिस्टेंट है व्हेन B1 B2 B3 इक्वल्स, कुछ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो B1 B2 B3 की कौन सी वैल्यू के लिए वाली सिस्टम इनकंसिस्टेंट है वो हमें फाइंड करना है। इनकंसिस्टेंट मींस कि उसके नो सॉल्यूशन हो, तो B1 B2 B3 की कौन सी वैल्यू के लिए ये वाला सिस्टम एक भी सॉल्यूशन नहीं दे रहा हो, हमें B1 B2 B3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, देखो यहाँ पे जो भी इक्वेशन दिए हुए हैं उसको मैं नाम दे देता हूँ। ये वाला हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा, ये वाला हमारा सेकंड इक्वेशन होगा, ये वाला हमारा थर्ड इक्वेशन होगा। ओके, तो अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करता हूँ, तो क्या होता है वो एक्चुअली मैं लिखता हूँ यहाँ पे। 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो x कट जाएंगे। ओके, तो 2y माइनस वाई तो क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा। माइनस z माइनस 2z तो क्या हो जाएगा, माइनस 3z इक्वल टू B2 माइनस क्या होगा, B1। मैं क्या कर रहा हूँ, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ओके, तो मेरे को कुछ इस तरीके से मिलेगा। और जो हमारा थर्ड इक्वेशन है वो क्या है, वैसे ही कुछ है, 2y माइनस 2z इक्वल टू B3 है। अगर यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है उसमें से 3 कॉमन निकाल के सामने की साइड ले जाता हूँ तो मेरे को क्या मिलेगा, इस इक्वेशन की मदद से y माइनस z इक्वल टू B2 माइनस B1 डिवाइड बाई 3। और यहाँ पे भी ऐसा करता हूँ, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल के सामने की तरफ ले जाता हूँ तो क्या होगा, y माइनस z इक्वल टू B3 डिवाइड बाई 2। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे y माइनस जेड इक्वल टू एक एक्सप्रेशन मिल रही है, यहाँ पे y माइनस जेड इक्वल टू दूसरी एक्सप्रेशन मिल रही है। हमें ऐसे B1 B2 B3 की वैल्यू फाइंड करनी है कि जिसके लिए वाले सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो, मींस कि इसका एक भी सॉल्यूशन ना मिले। तो ऐसा कब होता है कि जब यहाँ पे उसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है बट उसकी राइट हैंड साइड इक्वल ना मिले तब। ओके, तो यहाँ पे उसकी सपोज कि उसकी राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो रही है, मींस कि B2 माइनस B1 डिवाइड बाई 3 विच इज नॉट इक्वल टू B3 डिवाइड बाई 2। जब भी ऐसा होगा तब उसका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, इसलिए वो वाली सिस्टम जो भी होगी वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगी। ओके, तो उस केस में क्या होगा, 2B2 माइनस B1 विच इज नॉट इक्वल टू 3B3 होगा। ओके, तब हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए, तो 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि जो एक्चुअली इस इक्वेशन का पालन कर रहा है, या फिर एक्चुअली इसको इक्वेशन नहीं बोलते, यहाँ पे नॉट इक्वल टू है इसलिए इसका पालन नहीं कर रहा है इस इक्वेशन का, ऐसा हमें B1 B2 B3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट इक्वेशन में B1 2 दिया हुआ, B2 भी 2 दिया हुआ और B3 0 दिया हुआ। तो यहाँ पे B1 और B2 की वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस 2, तो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड 0 आ जाएगा, राइट हैंड साइड भी 0 आएगा। तो ये इक्वेशन का सेटिस्फाई होगा, बट हमें नहीं होगा, ऐसे हमें B1 B2 की फाइंड करनी है, इसलिए ये वाला हमारा आंसर नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं B2 इक्वल टू 3 पुट करता हूँ, B1 इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, और उसकी राइट हैंड साइड भी 6 मिलेगी जब मैं B3 इक्वल टू 2 पुट करूंगा तब। ओके, तो उसके केस में भी ये वाला इक्वल हो रहा है, लेकिन हमें नॉट इक्वल टू रखना है, इसलिए वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे B1 B2 की वैल्यू 2 अगर मैं पुट करूंगा तो उसका लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगी, बट उसकी राइट हैंड साइड क्या आ रही है, B3 इक्वल टू 1 पुट करने से 3 आ रही है। तो उस केस में उसकी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं हो रही है, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, सी आंसर आएगा।